हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर इस स्पेशल शाम में। प्यारे जाबाज, व्यस्तता के चलते मैं दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, इसीलिए अभी मैंने ऑफिस से आके कपड़े भी नहीं उतारे, आपके लिए लाइव सेशन रखवाया था। दोस्तों, मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। प्यारे भाई, मैं आपको आज कुछ चीजें समझाऊंगा। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। मैं अपने देशवासियों से, राष्ट्र प्रेमियों से थोड़ी बात करूंगा। आप मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। हाथ जोड़कर आज आपसे विनती है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आज समझाने वाला हूं इसमें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, अगर हम राष्ट्रभक्त हैं। मैं चीजें दिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, और इसका मतलब आप समझ लेना। मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल, आपको पता है, मैंने अपने नाम से शुरू किया था, प्यारे जाबाज। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक स्पेशल चैनल शुरू करूंगा, लेकिन मैंने जो शुरू किया था उसको वहीं के वहीं थाम दिया गया। मतलब उस पर मैं कुछ भी डाल रहा हूं, डल ही नहीं रहा। तो आप समझिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, दिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, लेकिन रुकूंगा नहीं। टेंशन मत लेना, इस देश की मिट्टी का खून इन रगों में बसता है, रुकूंगा नहीं। अभी ऐसा कोई माइकलाल, कोई जाबाज पैदा नहीं हुआ जो भारत के लिए मुझे रोक दे। और यही मैं आपसे भी चाहता हूं, आपको जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे जाबाज, एक बात सबसे पहले बांग्लादेश की एक बात बताऊंगा और फिर मुद्दे पे आऊंगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। आज आपको समझने की जरूरत है। आपने हेडिंग में देख लिया होगा, मैंने लिखा हुआ है। बस ये बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, अब देखिए, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आएगा। मैं कुछ चीजें आज क्लैरिफाई करूंगा। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एफसीआरए जेपीसी में क्यों गया। यह एफसीआरए जेपीसी में खुद अमित शाह जी ने डाला है या किसी और ने डाला है, अब इसका क्या होगा, या इसके पीछे का राज क्या है, कौन सा नया जाल है, एकदम लेटेस्ट बताऊंगा। टेंशन मत लेना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगा कंगालों से। आदमी कंगाली में रहता है ना शुरू में। ये कंगाल हैं और ये भारत को धमकी दे रहे हैं। इसकी विजिट होने वाली थी भारत के अंदर। इसने कहा है मैं भारत में तब आऊंगा जब तुम शेख हसीना को छोड़ दोगे। मत आ। क्यों? हम तो कह रहे मत आ तू, क्योंकि तू आएगा भी तो भीख ही मांगेगा। यानी तू आ भी तो डीजल पेट्रोल के लिए ही रहा है या बिजली के लिए ही रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कुछ देने के लिए आ रहा हो, बहुत खक्का साहब हो तू, है तो भिखारी। लेकिन कह रहा है कि पहले इसको छोड़ो तब आऊंगा। बात हो रही है अकॉर्डिंग टू न्यू दिल्ली, पूरे जो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है जो 2013 में साइन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हसीना यहां से जाएगी। अब आपको एक चीज बता दूं, देखिए, यहां धमकी दे रहा है और यहां भीख का कटोरा लेके खड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमिकली ये भारत से पैसा चाहता है कि भारत मेरे को बिजली दे, भारत मेरे को डीजल दे, पेट्रोल दे, तेल दे, कपास दे, लेकिन मैं राजनीति खेलूंगा चीन में जाकर, तेरी ऐसी की तैसी। पहली बात क्लियर समझ ले, राजनीति कहां खेलूंगा? चीन में जाकर। चीन के द्वारा हम पर दबाव बनवाएगा और यह हमको धौंसवी इसीलिए दिखा रहा है कि मैं आऊंगा नहीं मिलने। मत आ मिलने, गंगा जी का पानी मांगने आ रहा है। और किस लिए आ रहा है तू? इसके भाई की बात और बता देता हूं जो आजकल खासम खास है इसका। देखिए, यह आजादी का जश्न मन रहा था 14 तारीख को, और यहां झंडे की केक बनाकर काट रहे थे, तो उस झंडे को फाड़कर उसी में केक ले गया पाकिस्तान। ये भूखे नंगे हमसे जवान लड़ाते हैं, भारत के लोगों से। उस अपने झंडे को फाड़कर उसी में केक भर के ले गए। देखिए, सबूत है, वीडियो वायरल है, देख लीजिए आप ट्विटर पर। प्यारे भाई, मेरे को ट्विटर पर अगर फॉलो करते हैं तो कर लेना, मैं वहां ट्वीट करता हूं ऑफिशियल। जितने भी पॉलिटिकल ट्वीट्स होते हैं वो मैं ट्विटर पे करता हूं, एक्स पे। मेरे नाम से ढूंढ लेना, कुंवर शाह माही करके आपको आएगा और वहां आपको ट्विटर मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं अगली बार लिंक में डलवा दूंगा। तो ये जो लेडी है वो
दिसंबर को जा रही है बांग्लादेश में, और इस बात से इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि भारत पूरी रणनीति के साथ तैयार है। यानी बांग्लादेश से रिश्ते तभी सही होंगे जब हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। अरे वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था बांग्लादेश, लेकिन यूनुस आया, अमेरिका ने बिठाया, और फिर उसके बाद यूनुस का ये टट्टा आ गया, ये उससे भी गया गुजरा निकला, तो चीन की गोद में ही बैठ गया। वो अमेरिका की में बैठा था, चीन की में बैठ गया जावाज। अब आपको आ रहा हूं मेन मुद्दे पर। आपको किसी भी चीज में शक होगा, मैं खुलकर बोलता हूं, आपको पता है, आपको किसी भी चीज पर शक होगा, लेकिन ओपनिंग जोड़ी, ये ओपनिंग जोड़ी है, इस पर शक नहीं करना है। क्यों शक नहीं करना है? क्योंकि अभी तक भारत के खिलाफ इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर भारत के खिलाफ ये कोई काम करेंगे तो शक हम भी करेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूं, अभी आपने देखा होगा एक टर्म चला था दिमागी नक्सल, उसके ऊपर चर्चा करूंगा आपसे, क्लैरिफाई करूंगा इस बात को। दिमागी नक्सल, मेरे प्यारे जाबाज एक बात ध्यान रखना, अब जैसे कोई दिमागी नक्सल नहीं है, भारत के खिलाफ नहीं सोचता है, उसको बोल दो आप दिमागी नक्सल, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन जो चोर है उसको तो फर्क पड़ेगा। वैसे ही अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं, आप सच्चाई बोलने से डरते हैं, आपको खौफ लगता है कि कोई आपको गोदी मीडिया ना बोल दे, कोई आपको अंधभक्त ना बोल दे, कोई आपको बीजेपी का समर्थक ना बोल दे, तो टाल ठोक के खड़े हो जाइए मूंछों में ताप देके कि मैं भारत का समर्थक हूं, और कोई पार्टी अगर भारत को समर्थन करती है तो मान लीजिए मैं उसका भी समर्थक हूं। टाल ठोकिए, डरिए मत इस बात से, क्योंकि लोग आपको डराने का प्रयास करेंगे, आपको हर तरफ से रोकने का प्रयास करेंगे। टाल ठोक के रखिए, क्योंकि आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो पता होगा कि बहुत से लोगों का मतलब होता है सत्ता हासिल करना, उनको देश की कोई नहीं पड़ी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि देश किस तरफ जा रहा है, मैं तो सबूत के साथ आता हूं, आप जानते हैं। देखिए, इन्होंने एक टर्म यूज किया था दिमाग, आप जानते हैं, मैंने आजादी के जश्न के बाद 15 अगस्त के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो ये सारे टॉपिक छूट गए, लेकिन मैं जबरदस्त तरीके से कवर करूंगा। डोंट वरी माय डियर। देखिए, इन्होंने एक शब्द बोला, दिमागी नक्सल। प्यारे भाई, मैं आपको बोलता हूं दिमागी नक्सल, आपको बुरा लग रहा है क्या? कमेंट में लिखना, आपसे एक कमेंट चाहूंगा मैं, क्या दिमागी नक्सल आपको बुरा लग रहा है? लेकिन जिसकी मानसिकता फौजी को गाली देने की होगी, जो फौजियों को नाकारा समझता होगा, जो अभिजीत दीपके हमारे सेना अध्यक्ष को गली छाप गुंडा बोल सकता है, अगर कोई आदमी हमारे भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, बम प्लांट कर रहा है, यहां हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़कर डॉक्टर बनके आतंकवादी बन रहा है, वो तो दिमागी नक्सल है। जो हमारे देश को गिरा रहा है वो दिमागी नक्सल है, और टाल ठोक के बोलिए इस बात को। प्यारे भाई, एक चीज और आपको समझाऊंगा, एफसीआरए, इसके मुद्दे पर मुझे बहुत कमेंट आते हैं। सेशन को शेयर कर देना अपने साथियों में, जहां भी आप जुड़े हुए हों। हर आदमी को हमको जोड़ना है, उसको दिखाना है कि भारत जीतेगा कैसे, अब जीतेंगे पर जोड़ना है उसको। मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखिए, एफसीआरए को हमको जेपीसी में भेजना था। अब देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो बने, एफसीआरए का बिल लटक गया, पास नहीं हुआ, बहुत दुख है लोगों को। लेकिन आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं आपके सामने, और इसीलिए आप कहते हैं कि हम अब जीतेंगे के स्पेशल सेशन देखते हैं, क्योंकि वे दिन भर वीडियो नहीं बनाते, वे एक वीडियो लाते हैं लेकिन धागा खोलते हैं फायर ब्रांड एनालिसिस में। और आज फिर खोलूंगा। देखिए, इसको हमको जेपीसी में ले जाना था। आप पूछेंगे सर ये तो मेरे समझ में नहीं आया कि जेपीसी में क्यों ले जाना था, तो हर किसी को समझा देना कि जेपीसी में एक कमेटी बनेगी, उसमें 31 लोग रहेंगे, उसमें 21 लोग रहेंगे लोकसभा के जो टॉप स्पीकर हैं, जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाएंगे कहां, संसद के अंदर, और 10 लोग रहेंगे राज्यसभा से लगभग, जो सबसे टॉप स्पीकर होंगे, जो हल्ला मचाएंगे कहां, जब बिल पास होगा, जब पार्लियामेंट में। अब जेपीसी में क्या होगा, ये 31 लोग बैठक करेंगे, इस बिल पर चर्चा होगी, अपने अपने मतभेद करेंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा,
और फिर बिल लाया जाएगा कहां? संसद में। और फिर ये 31 आदमी नहीं बोल पाएंगे इस बिल पर, जो सबसे ज्यादा हंगामा मचाते, फिर ये 31 आदमी इस पर नहीं बोलेंगे। ये हो गया पहला रीजन। आप कहेंगे सर सिर्फ यही रीजन है क्या? नहीं मेरे जाबाज, इतना बड़ा बिल, यहां से और अमेरिका तक खलबली, और आप कहते हो एक ही रीजन है। नहीं, दूसरा रीजन बता रहा हूं आपको। देखिए, दूसरा रीजन है सबसे बड़ा, और इसीलिए मैं कह रहा था आप मेरे को थोड़ा ध्यान से सुनना आज। दूसरा रीजन है डीलिमिटेशन बिल। आप कहेंगे सर इसको थोड़ा समझा दीजिए, यही समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने भारत के आम जन को समझाने के लिए ही जन्मा हूं। टेंशन मत लीजिएगा, और कमेंट में लिखा भी करिए अगर आपको समझ में आता है तो। देखिए, डीलिमिटेशन बिल को पास कराना जरूरी है। एफसीआरए का बिल तो हम सिंपली भी पास कर सकते हैं, हमारे पास बहुमत है, भारत की संसद में बहुमत है, बड़े आराम से पास हो जाएगा। लेकिन अगर एफसीआरए का बिल अभी पास हो गया तो ध्यान दीजिएगा, देखो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर 0 हो जाएगा मामला। दूसरी बात, साउथ इंडिया में डीएमके और ये यहां पर सारे विरोधी बैठे हुए हैं इस बिल के खिलाफ, यहां भी 0 हो जाएगा। आप कहेंगे सर इनके 0 होने से क्या फर्क पड़ रहा है, एफसीआरए पास कर दीजिए। अब बताता हूं क्या फर्क पड़ रहा है। डीलिमिटेशन बिल अगर अब पास हो गया, क्योंकि डीलिमिटेशन किसके ऊपर होता है? पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर। और हमारे पास जो जनसंख्या है, यानी जो हमारी जनगणना है, वो कब की अवेलेबल है? 2011 की। बहुत ध्यान से समझना, सेंसिटिव मुद्दा है प्यारे भाई। और अपने माता पिता, देखो पहली बार कोई बंदा है जो कह रहा है कि अपने माता पिता को यह वीडियो दिखाना, उनको समझाना कि क्या हुआ है एफसीआरए में। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो सीटें हैं, अगर 2026-27 की जनगणना हो गई तो कभी भी जीवन में जब तक भारत में हम रहेंगे यह डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्या है इस बिल में कि पास ही नहीं होगा? बताऊं क्या है इस बिल में? है कि यूपी में अगर 80 सीटें हैं, किसकी? एमपी की। देखिए एक चीज और समझा देता हूं, लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 1 एमएलए बनता है, 1 एमपी बनता है, लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। अब एक एमएलए के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर हम 2-2.5 लाख लोग भी रखें तो 6 के अंदर कितने हो गए? 2 छिक्के 12 लाख लोग, यानी 12 लाख लोगों पर 1 एमपी। समझना, अब वो एमपी पहुंच ही नहीं पाएगा इलाके में तो फिर जनता क्या कहेगी? कहां से आ गया तू? 5 साल तो तेरे दर्शन नहीं हुए यहां पर, अब कहां से आया है? इसलिए डिलिमिटेशन जरूरी है। कैसे कि ये जो 1 एमपी है ना 12 लाख पे, यहां लगभग 5 एमपी होने चाहिए, तभी तो विकास होगा। यह है डिलिमिटेशन। अब आपको बताता हूं, यूपी में मान लो 80 एमपी की सीटें, तो ये कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी लगभग 120 से 122। और यूपी में किसकी गवर्नमेंट है? योगी महाराज की गवर्नमेंट है। बिहार में किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट है। राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट है। नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट है। उत्तराखंड में किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट। तो कभी भी कांग्रेस चाहेगी कि डिलिमिटेशन हो? नहीं। हमारे तुम्हारे जीते जी कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस कि डिलिमिटेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये सीटें इतनी बढ़ गई तो यहां तो ये 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0। आप समझिए 288 सीटों में से 16 सीटें, तो फिर इनको मिलेगा क्या? इसलिए सबसे पहले जरूरी था डिलिमिटेशन पास कराना। महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं तो ये 90 हो जाएंगी लगभग, प्यारे भाई। और जब हमारा ये बढ़ेगा तब जाकर हर क्षेत्र में एमपी जा पाएगा, हर क्षेत्र में एमएलए जाएगा, तब विकास होगा। तो डिलिमिटेशन जरूरी है। लेकिन और डिलिमिटेशन कैसे होता है? 2/3 मेजॉरिटी। ये सिंपल नहीं है, एफसीआरए वाला सिंपल है, हम आज भी पास कर सकते हैं अगर चाहें तो, आज पास कर देंगे, आज तुरंत। लेकिन उसको जेपीसी में भेजा गया। क्यों? क्योंकि उस पर मंथन होना चाहिए और मंथन के बाद वो आना चाहिए। लेकिन हमको डिलिमिटेशन पहले पास करना है, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो खत्म।
और यह अगर पास नहीं हुआ तो फिर कभी पास नहीं होगा अगर जनगणना की पॉपुलेशन आ गई तो, क्योंकि फिर कांग्रेस पास नहीं होने देगी इसको। समझ गए? ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप एफसीआरए पे परेशान ना हो। आज नहीं तो 2 महीने बाद वो पास होना है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कोई नहीं रोक सकता उसको। समझ गए प्यारे भाई? तो एफसीआरए को जेपीसी में भेजा गया है कि इसमें वे लोग चुप हो जाएं जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाएंगे। समझ गए? अब उसके बाद साथ में डिलिमिटेशन पास कराना है जिससे एमपीज की संख्या बढ़ जाए और चुनाव प्रक्रिया आराम से। क्यों? क्योंकि चुनाव अगर 2029 में होते, 2029 में होंगे ना चुनाव, तो 2029 में फिर चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? तो उसको टाइम चाहिए, इसीलिए ये इसी विंटर सेशन में पास होना चाहिए, आने वाले में ही। इसके लिए भूमिका बन रही है, मैं समझ रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मैं आगे आ रहा हूं। मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मेरी मम्मी वंदे मातरम नहीं गाएगी, चाचा नहीं गाएंगे, फूफा नहीं गाएंगे, कोई नहीं गाएगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। यह मानसिकता है दिमागी नक्सल। अब आप एक बात समझिए कि आज ये खुद प्रूफ कर रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, और जब सरकार रही होगी तब ये क्या करते होंगे। लिखिए कमेंट में, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यारे जाबाज, ऐसे ही नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज ये एक शब्द पर सारे बाहर निकल आए बरसाती मेंढक कि मैं नक्सल हूं। मैं, अरे तू बोल क्यों रहा? हम जानते हैं तुम नक्सल हो। हर वो व्यक्ति दिमागी नक्सल है जो भारत के सैनिक को, भारत के फौजी को, भारत के सेना अध्यक्षों को गलत नजरिए से देखता है। हर वो बंदा नक्सल है जो भारत की बर्बादी चाहता है, उसके टुकड़े करना चाहता है, जो चिकन नेक को तोड़ना चाहता है। आज उमर खालिद के और शर्जील इमाम के सपोर्ट में दिल्ली में नारे लगते हैं और तुम इनको इंटेलेक्चुअल कहते हो। दिमागी नक्सल नहीं है ये। और इस बात पर अगर तुमको कोई टोकता है कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम फलाना मीडिया हो, टाल ठोक दीजिए कि मैं भारत की मीडिया हूं। कौन सी? मैं भारत की मीडिया हूं, और जो भारत को सपोर्ट करेगा वो मेरा मित्र है। क्लैरिटी कर देना सबके दिमाग में, जिससे कोई फालतू की अलूल जलूल बातें करे तो उसके दिमाग में बात आ जाए कि अब सीधा मुकाबला राष्ट्रवादियों से है, चाटुकारों से नहीं है। इससे राष्ट्रवादियों से कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। ये व्यक्ति कहते हैं एफआईआर हो गई है, मैं तो कहता हूं गिरफ्तार करिए। मैं भारत का नागरिक हूं, अभी बिल पास हुआ है, अभी राष्ट्रगान के दर्जे के बराबर राष्ट्रगीत को दर्जा दिया गया है, उसके अपमान पर फाइन है, जेल है, और उसका कोई अपमान करता है तुरंत गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए इनको सबको तुरंत। मेरे प्यारे भाई, वंदे मातरम चल रहा है और वंदे मातरम को रोका जा रहा है, और ये व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं कभी भी राजनीति में ज्यादा घुसता नहीं हूं, देश के मुद्दों पर बात करता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है जानते हो? अगर सत्ता में कोई व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है, तो विपक्ष में जो व्यक्ति बैठा है उन सबका प्रधानमंत्री वही है। अगर वो देश के वंदे मातरम को नहीं गा रहा है, उसकी मां वंदे मातरम को नहीं गा रही है, किसी एंगल से लगते हैं ये भारतीय हैं, करिए गिरफ्तार, ठूसिए जेल में। हर राष्ट्रवादी आपके साथ है। अब आपका मुकाबला राष्ट्रवादियों से है। हवा गई अब वो वाली पुरानी कि जब हमारे सीआरपीएफ 76 जवान, सबूत दिखाऊंगा अभी इसी बोर्ड पर, 76 जवान, 76 द ग्रेट इंडियन सोल्जर्स हैज बीन किल्ड बाय द नक्सल्स। नक्सल लोग 76 लोगों को मारते। पुलवामा में इतने लोग शहीद नहीं हुए, और उसका जश्न मनाया जाता है जानते हो कहां? जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहां उसका जश्न मनता है। और तुम कहते हो तुम इंटेलेक्चुअल हो, दिमागी नक्सल नहीं हो। तुम्हारा इलाज तो अब जरूरी है प्यारे भाई, ध्यान रखना। देखिए, मैं धारा 370 का विरोध, पूरा का पूरा कश्मीरी हिंदू प्रताड़ित है इस धारा से, पूरा देश प्रताड़ित है, पूरे फौजी कितने सालों से, आजादी के 80 सालों से फौजी संघर्ष कर रहे थे कश्मीर के अंदर, उनको गाली दी जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं, कई लोग शहीद हो गए वहीं के लोगों के द्वारा।
उसी धारा 370 की वजह से, और आज भारत उसको पुरजोर ताकत लगा के हटाता है। तुम उसका सपोर्ट करते हो, तुम हो दिमागी नक्सल, मानो इस बात को। देखिए प्यारे दोस्त, ये देखिए, ये कहते थे ना फॉरेन पॉलिसी गले मिल गया, इतनी घटिया और नीच हरकत पर राष्ट्रवादी कभी नहीं आता है, क्योंकि हम असली सनातनी हैं। हम ऐसी घटिया नीच हरकत नहीं करते, लेकिन इनकी हरकतों को देखते हुए चाणक्य कहते हैं सठे साठम समाचरित। हमको यह दिखाना पड़ता है कि तुम बीड़ी पीते हो विदेशी महिलाओं के साथ, यह तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी है। आज भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, यह फॉरेन पॉलिसी खराब है। जब कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी। मेरे प्यारे भाई देखिए, मैं आपको सबूत देखिए, आप ये देखिए, अप्रैल 2010 की बात याद रखिए, जब कम्युनिस्टों द्वारा 76 सीआरपीएफ जवानों के बलिदानों का जश्न मनाया गया था जेएनयू के अंदर। आप कहते हो आप दिमागी नक्सल नहीं हो, आप बीमार हो, तुम बीमार हो, तुमको नंगा करके दौड़ाना चाहिए। ये देखिए, ये उस समय पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पता ना फाइनेंस मिनिस्टर, सारे पद इस आदमी पर रहे हैं। ये सबसे वरिष्ठ आदमी है उस सरकार में। जाबाज अपना कमेंट जरूर करते रहना। देखिए ये क्या कहते हैं, हमें पता है नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये वही भारत है ना जहां पर नक्सल को खत्म कर दिया गया। ये क्या कहते हैं, हमें पता है नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये सरकारें हैं जो नक्सल के सामने, आतंकवाद के सामने हथियार डाल दें, वो सरकारें। ऐसे लोगों को सरकार दे दोगे आप, जो खुद उनको मोटिवेट कर रहा है कि भाई हथियार तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हथियार भी छोड़े हैं, और जिन लड़कियों को 5-5 साल की लड़कियों को ले जाकर हथियार पकड़ा दिए गए थे, आज वो हैंडलूम डे पर कैटवॉक कर रही हैं रैंप पर। आज वो कपड़ों का, परिधानों का प्रदर्शन कर रही हैं और परिधानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। ये वही नक्सल है। इच्छा शक्ति चाहिए देश को सुधारने के लिए। देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा, ये चीज पच नहीं रही है। यहां के बैठे फ्रंट को तो पची नहीं रही है, बाहर के को नहीं पच रही है, और ये मेन रीजन है मेरे भाई, ये मेन रीजन है। ध्यान रखिएगा। देखिए योगी जी, हेमंता बिश्वा शर्मा, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये स्टेप तो वो भी नहीं ले पाए जो स्टेप शुभेंदु अधिकारी ने ले दिया। द डैम सनातनी। वेस्ट बंगाल की एक आदत है प्यारे भाई, ध्यान रखना कि वेस्ट बंगाल एक बार किसी को सत्ता में लाता है तो 10-15 साल तक चू नहीं करने देता, पूरा मौका देता है कि आप सुधार दीजिए, बना दीजिए इसे भारत का वो समृद्ध बंगाल। और ये इस पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देखो दिखाता हूं आपको मेरे प्यारे भाई, ये देखिए पूरे बंगाल में कोई भी रोड, कोई भी गली कूचा, किसी में भी मुगल का या अंग्रेज का नाम नहीं मिलेगा। साफ तौर पर फाइल फेंक दी गई है। कमेंट में लिख देना ये कैसा निर्णय है प्यारे जाबाज। पूरे बंगाल में कोई भी रोड का नाम आपको मुगल और अंग्रेज पर नहीं मिलेगा। यह भारत की विरासत है, भारत की संस्कृति है। यहां कहां से आ गए ये इनके नाम, किसने रखे? आक्रांताओं ने आक्रमण करके रख दिए। तो क्या हम में बदलने का मादा नहीं है क्या? आज डोभाल साहब कहते हैं, गलत कहते हैं, अपनी संस्कृति को संवारिए, फिर से दोबारा अपने सनातन कल्चर को वापस लाने का यह मौका है। हर बार ऐसे राष्ट्रवादी नहीं जगे। तो ये पश्चिम बंगाल में एक, देखिए ये एक किताब है, मैं आपको बता देता हूं, ये एक किताब है, ये जीन फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब मेरे प्यारे भाई, इस किताब में अलग अलग मेथड दिए गए हैं कि किसी देश में अगर तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, वहां की सरकार मजबूत है, राष्ट्रवादी, तो उसको कैसे गिराना है, वहां कैसे जनता को भड़काना है, वहां कैसे यूथ को बाहर निकालना है, अगर वो देश आगे बढ़ रहा है तो उसको धकेला कैसे देना है पीछे। ये इसमें मेथड है, ये सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं। देखिए नई पार्टी बन गई, 2 दिन नहीं हुए, दिमागी नक्सल नाम से नई पार्टी बन गई। कल को आप कुछ भी बोल देना, जूता चोर बोल देना, तो जूता चोर के नाम से पार्टी बनेगी। ये मेथड लिखे हुए हैं इसमें। आप कहेंगे इन मेथडों से कहीं कुछ हुआ भी है कि ऐसे ही है ये मेथड? इन मेथडों से सरकारें बदली हैं। सबूत दिखा देता हूं, इन मेथडों से सरकारें बदल गई हैं प्यारे भाई। यहां पे मैं लगाना भूल गया, 7 देशों की सरकारें इस मेथड से बदली हैं।
और इन्हीं मेथडों में शामिल है नेपाल, इन्हीं मेथडों में शामिल है बांग्लादेश, इन्हीं मेथडों में श्रीलंका, अल्जीरिया, बहुत से देश इन मेथडों में शामिल हैं, ध्यान रखना। लेकिन भारत में राष्ट्रवादी जागरूक है, बस इस वजह से कुछ हो नहीं रहा। आप देख रहे हो, दीपिके बच्चों का मसीहा बन के आया था, लेकिन अब स्कूलों का अभियान चला रहा है और वहां बच्चे भूखे तड़प रहे हैं झारखंड के अंदर। इसकी हिम्मत नहीं है जाने की। क्यों? क्योंकि पता है वहां राष्ट्रवादी हैं और मैं नक्सली हूं, वहां जाऊंगा तो पिटूंगा। क्योंकि पहले जिन्होंने जाने की कोशिश की वे भगाए गए वहां से देश के खिलाफ नारे लगाने पर। प्यारे भाई, सब कुछ क्लियर है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, इस देश में एक साथ सब कुछ नहीं बदलेगा। आप भी जानते हैं, आपको कोई चीज सुधारनी है, एक दिन में नहीं सुधरेगी। आप कहते हैं कि मुझे फिट होना है, मसल बनानी है, आप जिम में जाओगे, पहले ही दिन में बन जाएगी क्या? उसके लिए साल 1.5 साल लगेगा, प्रॉपर कसरत लगेगी, दिन रात का डिसिप्लिन लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस देश में हर चीज सुधरेगी। वो बॉलीवुड जिसके लिए लोग भाग भाग कर जाते थे, आज कोई पूछता है उनको? कोई नहीं पूछता। तो नौबत आ गई गुटखे बेचने पर आ गए। अब एक आदमी आया है महाराष्ट्र में, देखिए, तुकाराम मुंडे, जहां से निकलता है वहां से घास जल जाती है, इसका नाम है तुकाराम मुंडे। प्यारे भाई, इनको नोटिस भेज दिया गया है कि बहुत रजनीगंधा खा ली, बहुत तुलसी खा ली तुमने बिमल की और इनकी, अब बहुत हो गया, अब बंद करो इनको उल्लू बनाना। ये जितनी जनता है, तुम तो उसमें कुछ खाते नहीं हो, लेकिन ये खा खा के इनको कैंसर हो गया। इन सबके पास नोट। लेकिन योगी जी का अपना अलग स्टाइल है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, देखिए, मैं गाना तो नहीं गा सकता क्योंकि सिंगर गाना गाता है, एक्टर नाचता है, मैं गाना नहीं गा सकता, नाच नहीं सकता, लेकिन जो गलत तरीके से नाच गा रहा है उसको बुलडोजर का स्वाद तो चखा सकता हूं। ये तो मेरे अंदर है। तो इनका एक अपना ही स्वैग है कहने का। बता देना कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे भाई, क्या भारत तरक्की की राह पर है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, खींचा उसको जाता है जो ऊपर बढ़ रहा हो। जो पहले से ही नीचे गड्ढे में गिरा हुआ हो, भीख मांग रहा हो, क्या पाकिस्तान की कोई टांग खींचेगा क्या? उन पर रोटी नहीं है, बनियान नहीं है, कच्छा नहीं है, जूते नहीं है, मोजे नहीं है, खटिया नहीं है सोने के लिए, डॉक्टर है तो उसके पास इंजेक्शन नहीं है। यह देश है। हमसे जमाल लड़ाने की बात करते हैं। प्यारे भाई, ध्यान रखना, एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि टांग उसकी खींची जाती है जो ऊपर बढ़ता है। भारत ऊपर बढ़ रहा है, समूचा विश्व टांग खींचेगा, यही हमको झेलना है। इस मूवमेंट को अगर आप झेल गए तो आप ही हैं जो 2047 में अपनी नई पीढ़ी को एक भारत देकर जाएंगे और आप पर गर्व करेंगे लोग। कैसे? जैसे हम गुलाम थे और सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हमें आजाद देश देकर गए। उन्होंने अपने बलिदान दिए, लेकिन हम आजाद भारत में सांस ले पाए। हमारे ऊपर अंग्रेजों का हुक्म नहीं चला। हमारे यहां कोई रानी विक्टोरिया नहीं थी जो हुक्म देती कि किसको पढ़ना है किसको नहीं। हमको आजाद मुल्क, हम अपनी पीढ़ी को कुछ ऐसा दे सके, यह भारत के नौजवानों को करना होगा। भारत में रहने वाले हर भारतवासी को यह प्रयास करना होगा। प्यारे भाई, हर भारतवासी के लिए यह प्रयास करना होगा। मैं आज बहुत लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आपसे क्षमा चाहूंगा। प्यारे जाबाज, आपने बहुत प्यार दिया और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का 16 तारीख को वो भी निकल के गया है। आप जानते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको एक बार, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के अलावा अपना 5 साल पूरा करके गया, पहला बंदा, ताल ठोक के। और पहली ही बार में कारगिल का युद्ध हुआ और छट्टी का दूध याद दिला दिया पाकिस्तान जैसे दल्ले को। और 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर परमाणु प्रक्षेपण करवा के भारत को पावर में लाके रख दिया। मेरे प्यारे भाई, जाबाज लोग तो जाबाजी होते हैं, बिरले होते हैं। हम हर आदमी को वो सनातनी राष्ट्रवादी बनना होगा कि अपने देश के लिए हम हर कीमत पर खड़े हैं, हर कीमत पर। फिर मिलता हूं आपसे एक और धागा खोल एनालिसिस में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके। गॉड ब्लेस यू।